ओके बच्चों, तो अब हम एनसीईआरटी के टिश्यूज चैप्टर का प्लांट टिश्यूज पढ़ चुके हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में उसके बारे में पढ़ा। अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसे एक बार जरूर चेकआउट करें। अब हम पढ़ते हैं एनिमल टिश्यूज के बारे में। प्लांट टिश्यूज एंड एनिमल टिश्यूज बोथ आर डिफरेंट। ओके, अब एनिमल टिश्यूज में हम सबसे पहले समझते हैं एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में। एपिथेलियल अगर आपको कहीं पे भी दिखे तो मान के चल रहा है कि वो कवरिंग पे प्रेजेंट होगा। देखो, ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी की जो भी कवरिंग है, जो स्किन वाला पार्ट है, वो एपिथेलियल टिश्यूज का पार्ट है। बट बट कवरिंग तो दोनों तरफ हो सकती है ना। एक कवरिंग तो हमारी बॉडी के आउटसाइड है, ठीक है। एक कवरिंग हमारी स्टमक और रेस्पिरेटरी ट्रैक है, उसके ऊपर भी तो एक कवरिंग होगी ना, जो अंदर की तरफ से अंदर के पार्ट में प्रेजेंट होगी। तो दैट इज ऑल्सो द लेयर ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज। वहां पे भी एपिथेलियल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। अगर आप जैसे मान के चलो, हमारी स्टमक है, तो जो स्टमक के अंदर वाली जो लेयर होगी, ये वाली लेयर, ये भी कैसी होगी? एपिथेलियल टिश्यूज की ही बनी होगी। ओके, तो एपिथेलियल टिश्यूज आपकी इंटरनल लेयर या इंटरनल कवरिंग, या उसको मोर पर्टिकुलरली अगर हम बोले इंटरनल लाइनिंग, इंटरनल लाइनिंग, LINING, है ना। इंटरनल लाइनिंग होती है वो, या तो उस पर प्रेजेंट होंगे एपिथेलियल टिश्यू, या हमारे आउटर स्किन वाले पार्ट को जो फॉर्म करेंगे वो एपिथेलियल टिश्यूज होंगे। ओके, तो अब सबसे पहले आप बात करते हैं टाइप्स ऑफ एपिथेलियम की। अच्छा, कवर्स बॉडी सरफेस एंड लाइंस इंटरनल ऑर्गन्स। इंटरनल ऑर्गन्स की लाइनिंग बनाता है और बॉडी सरफेसेस को कवर करता है। ओके, नेक्स्ट टू दिस वी हैव स्क्वैमस एपिथेलियल। कौन सा है? स्क्वैमस एपिथेलियल। बहुत इंपॉर्टेंट है, नीचे ही डायग्राम बना हुआ है। अगर आप देखो तो इसमें जो सेल्स बने हुए हैं इस डायग्राम में, स्क्वैमस एपिथेलियम में, अपनी एनसीईआरटी का 6.9 डायग्राम जरूर खोलना। इसमें अगर आप देखो तो जो सेल्स हैं वो कैसे हैं? फ्लैट सेल्स हैं। कैसे हैं बच्चों? फ्लैट्स हैं, और सिंगल लेयर होती है जनरली, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट हमारा कौन सा है? अच्छा, इंपॉर्टेंट ये है इसमें कि प्रेजेंट कहाँ है? हमारी ईसोफेगस में। ईसोफेगस पता है ना, फूड पाइप जिसे हम बोलते हैं, तो फूड पाइप में प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट टू दिस वी हैव क्यूबॉइडल सेल्स। क्यूबॉइडल सेल्स में कैसे होंगे? क्यूब शेप्ड सेल्स होंगे। सेल का शेप इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। क्यूब शेप्ड होंगे, हमारे किडनी टिब्यूल्स में प्रेजेंट होंगे। किडनी टिब्यूल्स हम नेफ्रॉन्स को बोलते हैं। नेफ्रॉन्स पता है ना, जो किडनी की वो यूनिट है जो ब्लड को फिल्टर करती है। तो किडनी के अंदर प्रेजेंट सेल्स होते हैं जो ब्लड को फिल्टर करते हैं, वो नेफ्रॉन कहलाते हैं। तो किडनी ट्यूब्यूल्स में जो प्रेजेंट होंगे वो होंगे क्यूबॉइडल सेल्स। अब आता है आपका कॉलुमिनर। कॉलुमिनर में क्या होगा? टॉल सेल्स होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? टॉल होते हैं, हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, और इनपे सीलिया हो सकता है। दे मे हैव सीलिया। एग्जाम्पल इज इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अच्छा बेटा, अगर ये है आपका, ये मैंने कॉल्यूमिनर सेल की एक लेयर बनाई, तो इसके ऊपर सीलिया का मतलब है ऐसे छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अब ये जो हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होंगी, ये और डर्ट जर्म्स और डर्ट इस सबको ट्रैप कर लेते हैं। तो दीज हेयर लाइक ट्यूब्यूल्स स्ट्रक्चर्स ट्रैप जर्म्स एंड डर्ट, ठीक है। गंदगी और जर्म्स को क्या कर लेते हैं? ट्रैप कर लेते हैं, क्योंकि देखो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, लंग्स में अगर जर्म्स जाएंगे तो दैट विल कॉज इन्फेक्शन। तो उसको प्रिवेंट करना है तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में तो सीलिया का होना बहुत जरूरी है। और सीलिया किस पे जुड़ा हुआ होता है? कॉलुमिनर सेल्स के ऊपर जुड़ा हुआ होता है। ओके ओके, नेक्स्ट वी हैव ग्लैंडुलर टिश्यू। कौन सा टिश्यू है हमारे पास? ग्लैंडुलर। अब देखो, ग्लैंडुलर से अगर आप समझो तो ये किसी ना किसी ग्लैंड पे प्रेजेंट होंगे। ग्लैंड आप समझते हो क्या होता है? ग्लैंड एक ऐसा ऑर्गन होता है जो क्या करे? कोई ना कोई सिक्रीशन करे। क्या करे? कोई चीज सिक्रीट करे। जैसे हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स जो होते हैं सलाइवा सिक्रीट करते हैं, है ना। हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, हमारे पास और कौन सा? पीनियल ग्लैंड है। बहुत सारे ग्लैंड्स हैं, वो क्या करते हैं? कुछ ना कुछ सिक्रीशन रिलीज करते हैं। तो वहां पे जो सेल्स प्रेजेंट होंगे वो कैसे होंगे? या जो टिश्यू वहां प्रेजेंट होगा पार्ट ऑफ एपिथेलियल का, कौन सा होगा? ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू, जो बहुत स्पेशलाइज्ड होता है फॉर सिक्रीशन। सेल्स उसके इस तरीके से बने होते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ सिक्रीशन करें। ओके,
That is all. These four diagrams you have to learn them very well. Okay, पता होना चाहिए आपको इनके शेप्स कैसे होते हैं. कभी कभार एग्जाम में सीधा सीधा टीचर्स शेप ही पूछ लेते हैं इनके. ओके, नेक्स्ट टू दिस वी हैव कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या है? जोड़ने वाले. कौन से? जो दो चीजों को जोड़ेंगे. तो ये कनेक्टिव टिश्यूज का काम क्या होता है? सपोर्ट करना और बाइंड करना दूसरे टिश्यूज को. सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो है, सारे ही इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला जो हमारे पास है वो है ब्लड. ब्लड को हम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं. सर्कुलेट करता है ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स और वेस्ट को. वेस्ट होता है हमारी बॉडी में जितना भी जनरेट होता है वो सारा का सारा ब्लड तक पहुंचता है. ब्लड वो पहुंचता है फिर किडनीज में. किडनीज उसे फिल्टर आउट करती है और बाहर फेंक देती है. उसी तरीके से हार्मोन्स. अब सपोज करो आपके ब्रेन ने हार्मोन बनाया और उसकी जरूरत जो है उसकी ब्रेन से दूर है. उसकी जरूरत, रिक्वायरमेंट उसकी जो है कहीं किडनी की तरफ है या फिर कहीं और किसी और ऑर्गन में है. तो वो उसे कौन लेके जाएगा? उस हार्मोन्स को हमारा ब्लड लेके जाएगा. ओके, उसके बाद ऑक्सीजन को तो ब्लड सर्कुलेट करता ही. आपको पता है ब्लड में क्या होता है? एच बी का मतलब हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन क्या है? आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है जो अपने साथ ऑक्सीजन को बाइंड कर लेता है और ऑक्सीजन को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी पे लेके जाता है. ओके, तो ये सारे फंक्शन हमारे ब्लड के हो गए. अब अगर मैं कनेक्टिव टिश्यू में दूसरी बात करूं, बोन. बोन कैसा है? एक हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है. हार्ड क्यों है? आपको पता है बोन तो रिजिड होती है ना. सपोर्ट और स्ट्रक्चर आपकी बॉडी को जो प्रोवाइड कर रहा है वो बोन्स है. अब बोन्स में भी दो चीजें आपको जो समझनी है वो है लिगामेंट जो बोन से बोन को जोड़ेगा और टेंडन्स जो मसल और बोन को जोड़ेगा. ओके, नेक्स्ट टू दिस वी हैव कार्टिलेजेस. हमारे पास इसके बाद क्या आता है? कार्टिलेजेस. कार्टिलेजेस जो होते हैं थोड़े से सॉफ्ट होते हैं. सॉफ्ट बोन्स को हम कार्टिलेज भी बोल सकते हैं. थोड़ी सॉफ्ट होती है एज कंपेयर टू द बोन. तो ये जो कार्टिलेजेस होंगे हमारे नोज, ईयर और ट्रेकिया. बेटा ट्रेकिया का समझना इंपॉर्टेंट है. ट्रेकिया एक ट्यूब है, ठीक है. उसके ऊपर ना ऐसी पूरी नहीं होती है, कंप्लीट नहीं होती है रिंग्स, बट सेमी सर्कुलर रिंग्स होती है ट्रेकिया के ऊपर. ठीक है, जो इसको क्या करती है, इस ट्यूब को, सपोज करो कोई बच्चा है जो फोर्सफुली एयर को एक्सपेल कर रहा है अपने नोज से. तो अंदर तो ट्यूब है तो हो सकता है वो ट्यूब पिचक जाए. उस ट्यूब को पिचकने से बचाने के लिए जो वहां पे प्रेजेंट होती है वो कार्टिलेजिनस रिंग्स होती है. क्या होती है? कार्टिलेजिनस रिंग्स. तो दैट इज वाई यहाँ पे एग्जाम्पल में ट्रेकिया मेंशन है. क्यों मेंशन है? क्योंकि हमारे ट्रेकिया के ऊपर कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं जो क्या करती हैं? उसको कोलैप्स होने से बचाती हैं. ओके ओके, नेक्स्ट भी है एरियोलर टिश्यू. ये हमें मिलेगा स्किन और मसल्स में. स्किन और मसल्स के बीच में. काम क्या है इसका? सपोर्ट करना ऑर्गन्स को. वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी. एरियोलर टिश्यू जो होता है स्किन और मसल्स के बीच में, स्किन और मसल्स के बीच में जो ऑर्गन्स को सपोर्ट करेगा वो कौन सा? आपका एरियोलर टिश्यू. एडिपोज टिश्यू अगर कहीं पे भी आपको दिखे तो आप समझ जाना एडिपोज का मतलब ही क्या होता है? फैट. तो एडिपोज टिश्यू जो होता है फैट को स्टोर करता है और वर्क करता है एज अ इंसुलेटर. अच्छा, अब हमारा और इंपॉर्टेंट आ जाता है मस्कुलर टिश्यू. ओके, हमारे पास तीन तरीके की मसल्स होती हैं, स्केलेटल और वॉलेंट्री मसल्स. वॉलेंट्री मसल्स आर दोस्त जिनको आप अपनी मर्जी से वर्क करा सकते हो, है ना. आप अपने हैंड को हिला पा रहे हो, आप अपने मुंह की मसल्स को हिला पा रहे हो, अपने कोई भी बॉडी पार्ट की मसल्स को हिला पा रहे हो बिकॉज ऑफ द वॉलेंट्री मसल्स. एंड स्केलेटल से जुड़ी है तो स्केलेटन से जुड़ी है तो स्केलेटल मसल्स कहलाती हैं. कैसी होती हैं? स्ट्राइटेड होती हैं. अब देखो स्ट्राइशंस, आप यहाँ से देखो इस डायग्राम में देखो अगर आप, तो आपको ये लाइंस बनी हुई दिख रही हैं, जो धारियां बनी हुई दिख रही हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? स्ट्राइशंस. वी कॉल देम स्ट्राइशंस. ओके, स्ट्राइटेड. ओके, और इसकी इंपॉर्टेंट फंक्शन समझ लो. देखो ये सिलेंडर शेप्ड है ना, ये जो पूरी शेप बनी है ये सिलेंडर शेप्ड है. तो ये सिलेंड्रिकल होता है और मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं. एक से ज्यादा न्यूक्लियस होता है. ये इंपॉर्टेंट होता है, ये पूछा जाता है एग्जाम्स में. और स्ट्राइशंस होती है और वॉलंटरी इस पे कंट्रोल है. नाउ कम स्मूथ मसल्स. अब ये अनस्ट्राइटेड होती है, मतलब इस पे स्ट्राइशंस नहीं होंगी और इनवॉलंटरी होंगी. ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका. इनवॉलंटरी होंगी. इनवॉलंटरी का मतलब आप अपनी मर्जी से इन्हें मूव नहीं करा सकते हो, ये अपनी मर्जी से खुद ही मूव करेंगी. शेप इनकी कैसी है? स्पिंडल शेप. आप देख सकते हो स्पिंडल शेप. आप यहाँ पे अगर देखो इस डायग्राम में तो शेप कैसी बनी हुई है? स्पिंडल लाइक. ओके, सेंटर में इसके न्यूक्लियस प्रेजेंट है, स्ट्राइशंस इसमें नहीं है, स्पिंडल शेप है, लैक स्ट्राइशंस और इनवॉलंटरी है.
इनवॉलेंट्री मतलब आपकी मर्जी से नहीं चलेगी। आप अगर एक बार नोटिस करना, एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, माउथ से लेके हमारे एनस वाले पार्ट तक का सारा रीजन हमारा एलिमेंट्री कैनाल में आ जाता है। आप एक काम करो, थ्रोट से नीचे फूड ले जाओ, ठीक है। थ्रोट से नीचे अगर आपका फूड चले जाता है तो क्या आप उस फूड को वापस उगल सकते हो? नहीं उगल सकते हो। अगर वो एक बार थ्रोट के नीचे चले गए तो दैट मीन्स वो अब आगे आपकी ईसोफेगस में जाएगा, ईसोफेगस से स्टमक में, स्टमक से आपका स्मॉल, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, है ना। इस तरीके से फूड खुद मूव करता रहेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे जो मसल्स प्रेजेंट है वो कैसी है, इनवॉलेंट्री मसल्स है। उसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, हम उस फूड को बाहर नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। और जो मूवमेंट हमारा एलिमेंट्री कैनाल में होता है उसे हम पेरिस्टालसिस बोलते हैं। पेरिस, PERIS, पेरिस, PALSIS। ओके बच्चों, पेरिस्टालसिस बोलते हैं। पेरिस्टालसिस ऐसा मूवमेंट है जो फूड को आगे की तरफ पुश करता है हमारी एलिमेंट्री कैनाल में। ओके, देन वी हैव यूटरस। यूटरस में भी ऐसी ही इनवॉलेंट्री मसल्स प्रेजेंट होती हैं। ओके, ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, जब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटरस होता है उसी के कारण जो होता है चाइल्ड जो होता है यूटरस से बाहर आता है, तो वो भी क्या होता है, इनवॉलेंट्री एक्शन होता है। वो किसी के हैंड में नहीं होता है कि हम अपनी मर्जी से उसका कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन उस यूटरस पार्ट का करा सकते हैं। ओके, यूटरस इज द organ that is present in female individuals only and aids the function of यूट्रस में अगर हम बात करें तो उसमें क्या होता है, जो ग्रोइंग एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो समझते हो ना, जो बेबी जो होगा, जो ग्रो कर रहा होगा, दैट स्टेज इन यूट्रस। यूट्रस क्या करता है, उसे नरिश करता है, उसको फॉर द पीरियड ऑफ 9 मंथ्स वो उसे क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स एंड ऑल प्रोवाइड करता है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा बेटर। बस अभी के लिए आपको याद रखना है कि यूट्रस में जो मसल्स होती हैं वो स्मूथ मसल्स होती हैं एंड दैट टू आर इनवॉलेंट्री इन फंक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट कम्स कार्डियक मसल्स। अब हमारा कौन सा आता है, कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स जो होती है, कार्डियक का मतलब अगर कहीं पे भी आ रहा है तो मतलब वो हार्ट से रिलेटेड है। ओके, तो कार्डियक मसल हार्ट से रिलेटेड होंगी, जो हार्ट की मसल्स होंगी वो सारी की सारी कार्डियक होंगी। अच्छा, इसमें ना ब्रांचिंग हो रखी होती है। अगर आप देखो तो ये एक मसल है, इसकी एक ब्रांच बनी हुई है, उसके साथ इसकी भी एक ब्रांच बनी हुई है, इसकी ब्रांच और इसकी ब्रांच फ्यूज्ड है। अगर आप देखो ये एक मसल है, उसकी ब्रांच बनी हुई है, इधर से आप देखो ये एक मसल है, उसकी भी एक ब्रांच बनी हुई है और इसकी ब्रांच फ्यूज्ड है ना। तो इसमें ब्रांचिंग हो रखी होती है, तो इसीलिए हमने इसे ब्रांच्ड बोला। यूनिन्यूक्लिएट है, मतलब एक ही न्यूक्लियस होगा सेल पे, और सिलेंड्रिकल शेप्ड है। आप देख सकते हो जैसे ये वाली शेप सिलेंड्रिकल थी, इस तरीके से ये भी कुछ हद तक सिलेंड्रिकल ही है। मेनली कहाँ पे पड़े प्रेजेंट होंगी, ये हार्ट में प्रेजेंट होंगी। दे वर्क टायरलेसली, दे वर्क थ्रू आउट द लाइफ स्पैन ऑफ एन इंडिविजुअल। अगर ये बंद तो इंडिविजुअल भी बंद। ओके, सो कार्डियक मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। अगर हम कॉजेज ऑफ हार्ट अटैक्स एंड ऑल की बात करें तो उस समय क्या होता है बेटा, कार्डियक मसल है। अब अगर मसल है तो मसल को क्या चाहिए होगी, आर्टरी और वेन चाहिए होंगी, है ना। अगर कार्डियक मसल की किसी वेन या आर्टरी में ब्लॉकेज आ जाए, मतलब ब्लॉकेज का मतलब क्या है कि यहाँ पे कुछ भी कोलेस्ट्रॉल एंड ऑल का मॉलिक्यूल जम जाए और ब्लड मसल तक ना पहुंचे, तो क्या हो जाता है, वो फेल हो जाती है फंक्शन करने में। इट फेल्स टू फंक्शन। और अगर फेल्स टू फंक्शन होगी तो मतलब क्या होगा, हार्ट का कुछ पार्ट बंद हो जाएगा। कुछ पार्ट बंद होगा तो बाकी के पार्ट्स पे प्रेशर आएगा और अल्टीमेटली ओवरऑल हार्ट फेलियर हो जाता है उस ऐसे केसेस में, ठीक है ना। तो ये आपने थोड़ा सा इसके बारे में समझा। नाउ वी हैव नेक्स्ट टू दिस नर्वस टिश्यू, और इम्पोर्टेंट नर्वस नर्वस टिश्यू। ये एक ऐसा स्पेशलाइज्ड टिश्यू है जो मैसेजेस को भेजता है, इम्पल्सेस और मैसेज। कुछ टीचर्स इसे मैसेज भी बोलते हैं, है ना। मैसेज भेजेगा ये कहाँ से, ब्रेन से। देखो, बॉडी के किसी भी पार्ट से, बॉडी से बॉडी के किसी भी पार्ट से ब्रेन तक मैसेज पहुंचाना, ठीक है। बीच में आती है स्पाइनल कॉर्ड, वाया स्पाइनल कॉर्ड ये ब्रेन तक मैसेज पहुंचाता है। टिश्यू का नाम है नर्वस टिश्यू। ओके, इसके जो सेल्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, न्यूरॉन। क्या बोलते हैं, न्यूरॉन। न्यूरॉन का अगर मैं स्ट्रक्चर आपको समझाऊं तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसकी फर्स्ट ये वाला पार्ट होता है सेल बॉडी, इसको हम बोलते हैं साइटॉन। सेल बॉडी और साइटॉन, ये वाला पूरा लंबे वाला पार्ट क्या कहलाता है, एक्सॉन। इसे हम बोलते हैं एक्सॉन। ये वाला है नर्व एंडिंग। ओके,
अब आपको ये याद रखना है कि नर्व एंडिंग में ना स्पेशल केमिकल प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं एसिटाइल कोलाइन। तो वो जो एसिटाइल कोलाइन होता है वो ही हेल्प करता है इम्पल्सेस को ट्रांसपोर्ट करने में। ओके, इम्पल्स आता है वो सारा का सारा आपका इस पार्ट से आएगा और यहाँ से आगे बढ़ता चला जाएगा नर्व एंडिंग तक। नर्व एंडिंग पे ही दूसरा न्यूरॉन भी जुड़ा हुआ होगा, दूसरा न्यूरॉन जुड़ा हुआ होगा और उस न्यूरॉन तक वो इम्पल्स पहुंच जाएगा। और अगर आप इसमें ध्यान दें तो एक और होता है डेंड्राइट। डेंड्राइट ये जो हेयर लाइक प्रोजेक्शंस है दीज आर कॉल्ड एज डेंड्राइट, है ना। और एक इसके पास इसका सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस होता है। ये न्यूरॉन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है नर्वस टिश्यू की। ओके, दैट इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। होपफुली आपको समझ आया हो। कोई टॉपिक अगर रह गया है तो प्लीज उसे कमेंट करेंगे, मैसेज कमेंट कर देंगे सो दैट कि हम उसे उसके लिए एक वीडियो बना दी जाए और उसे कवर कर दिया जाए। ओके, चलो तब तक के लिए बच्चों बिल्कुल पढ़ते रहना। वीडियो में हमने बहुत सारी ऐसी बातें भी की हैं जो नोट्स में नहीं लिखी है। कॉपी पेन अपने साथ रखना और उनको नोट डाउन जरूर करना। ओके, कुछ नहीं समझ आया तो वीडियो को दोबारा देखो, दोबारा समझो, डेफिनेटली समझ आएगा। ऑल द बेस्ट।